हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन यानी इसमें है 121 नंबर क्वेश्चन। बाकी इस वीडियो में पहला वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो वायु दाब नापने वाला यंत्र जो होता है इसे हम कहते हैं बैरोमीटर। देखिएगा, अब व्याख्या देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा सेट जो है तो व्याख्या सहित दिया गया है। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा यानी Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है तथा बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर में जो है जब पारा नीचे गिर जाता है तो ऐसा संकेत है कि आंधी युक्त मौसम होगा। जबकि थर्मामीटर जो है तो वो मानव शरीर का तापमान है। उसके बाद अगर अगर पूछा जाता है कि भूकंप तीव्रता जो है किससे मापा जाता है तो उसका नाम है सिस्मोग्राफ। तथा अगर पूछा जाए कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। यानी हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। तो ये रहा पहला वाला क्वेश्चन कि वायुदाब नापने वाला यंत्र जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन दिए हैं यानी थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ तथा हाइग्रोमीटर, इसके बारे में भी देखिए व्याख्या दिया गया है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाए। तो आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बीटी कपास है। तो बीटी कपास जो है ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। देखिए बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधे में बेसिलस थूरीजीनसीस यानी बीटी जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बीटी कपास जो है तो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 123 नंबर क्वेश्चन है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक पूछा गया है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक जो है तो ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक जो है तो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कहा गया है क्वेश्चन में कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो उसका नाम है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा ये होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा व्याख्या देख लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण परिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। तो आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का जो उपयोग है तो ये CaC2 जिसका रासायनिक नाम है CaC2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फल को पकाने में सहायक होता है। सो सी इज राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो देखिएगा दूषित जल पीने से फैलने वाली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड रोग जो है तो ये दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर या आंत का बुखार कहते हैं। देखिए ये जो बुखार होता है तो ये बहुत दिनों तक रहता है, आंत बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। अगर जीवाणु का नाम पूछा जाए कि टाइफाइड रोग के जीवाणु का नाम, तो उसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। अगला वाला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है CO, यानी CO जो है तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए इसमें कि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं CFC आदि। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अगला है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा पूछा गया है तो कौन सा है, तो देखिए इसमें कि इनमें से द्विबीजपत्री पौधा कि जिसमें जो है, देखिए इसमें व्याख्या कि वे फसलें जिनमें बीज 2 पत्ती वाले 2 दल होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है सरसों दिया गया है, तो सरसों जो है ये द्विबीजपत्री पौधा है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 129 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। अब प्रथम साहित्यिक स्रोत जो है तो ये ऋग्वेद है। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें व्याख्या देख लीजिएगा कि भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता यानी मुख्य देवता माना गया है। ऋग्वेद में जो है तो इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। अब देखिए आगे कि 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल यानी पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त एवं 10 मंडल हैं। अब जैसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 128 सूक्त हैं। अब मंडलों की संख्या अगर पूछी जाती है तो 10 मंडल हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है, तो वो है ऋग्वेद। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। अब जाहिर सी बात है 2 गैसें हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो है तो वायुमंडल में 99 भाग पर जो है इन दोनों गैसों का विस्तार है। 78% नाइट्रोजन हो जाएगा और 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% के अंतर्गत अन्य गैसें आती हैं। तो सर्वाधिक विस्तार पूछा गया है तो यही 2 गैसें हो जाएंगी यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है तो ये ऑप्शन नंबर बी में है यानी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। सो राइट आंसर बी इज राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। अब शैक्षणिक भ्रमण पूछा गया है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा इसमें बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना, यानी बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव यानी वो सामने से देखेंगे। तो यही है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। सो बी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। तो कार्यकीय रूप से पूछा गया है शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी यानी कार्यकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी की विशेषता है तो इसमें मिट्टी की लवणता जो है लवण। सो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। अब 134 नंबर क्वेश्चन देखिए। 134 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है। जैसे आप बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं तो इससे जो है विद्यार्थियों के जो है अधिगम का स्तर जो है वो पता चलता रहता है। ठीक है। अब आगे देखिए कि तथा आवश्यक उपचार किया जा सकता है, यानी उसके लिए जो है तो आवश्यक उपचार किया जा सकता है जिससे छात्र को अधिगम संबंधी समस्याओं के कारण अवरोध ना उत्पन्न हो तथा साथ ही निरंतर मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय भी नहीं रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगर आप बीच बीच में बच्चों का टेस्ट लेते रहेंगे उनसे विषय संबंधित, तो वैसे भी उनको हर चीज़ याद हो जाएगा, तो उनके अंदर जो है वो परीक्षा का भय नहीं रहेगा। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के जब आप पेपर देंगे तो आपको परीक्षा का भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी तैयारी मजबूत रहेगी। तो वही है इसमें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। आगे देखिए कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो चरने वाले पशु जो है, तो वनस्पति को पूछा गया कैसे बदलते हैं, तो चुनकर चरना, यानी घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिसमें से जिससे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है। अब अस्थियों के लिए जो है तो ये कैल्शियम एवं विटामिन डी। अब देखिएगा कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होता है। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, यानी केटू गार्डविन ऑस्टिन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई जो है तो 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जो हिमालय की है चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है तो है माउंट एवरेस्ट, यानी जो नेपाल में है। अगर भारत की पूछी जाएगी तो केटू गार्डविन ऑस्टिन। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो है तो ये शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखिए 139 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। देखिए वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, तो सबसे निचली परत का जो है नाम पूछा गया है। तो सबसे निचली परत वही है क्षोभ मंडल, यानी जिसमें जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। देखिए अब इसमें कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह मंडल पृथ्वी से 8 से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मौसम संबंधी सभी घटना जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन मतलब ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। अब शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इससे मसूड़ों से खून आने लगते हैं तथा जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्कर्वी। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी A141 141 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है। तो भारत की प्रथम महिला IPS अफसर का नाम पूछा गया है, तो वो हैं किरण बेदी। ये जो है 1972 बैच की किरण बेदी हैं, मतलब IPS अफसर हैं किरण बेदी जो है, तो ये 1972 बैच की हैं और वर्तमान में किरण बेदी पौडीचेरी की राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम पे। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी। सो बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सो आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछा गया है तो बेसाल्ट हो जाएगा, यानी आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट आदि, यानी ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 144 नंबर क्वेश्चन देखिए
कि पृथ्वी के वातावरण की किस तरह में ओजोन परत पाई जाती है। तो पृथ्वी की वातावरण में पूछा गया है कि किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो चलिए देखिएगा कि ऐसी कौन सी सतह है। तो देखिए ओजोन परत का विस्तार जो है तो वह स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है और इसी परत में जो है तो हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं, क्योंकि ये बादलों आंधियों से मुक्त परत होता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में हुआ था। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो अभी देखिए पढ़ाया गया था कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र जो है वो सीस्मोग्राफ है। सो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। और अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन कब होता है तो होता है 21 जून को। तो आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछा गया है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। अब नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। सो ए इज राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौटो। अभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेदों की ओर लौटो ये किसका प्रसिद्ध वाक्य है, तो देखिए ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। सो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है ये भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए असम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। सो सी इज राइट आंसर। आप सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिएगा कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक धीमी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं खाद्य जाल। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी।